हेलो बच्चों, आज हम वितान भाग एक पाठ्य पुस्तक में संकलित अनुपम मिश्र रचित राजस्थान की रजत बूंदे लेशन का अध्ययन करेंगे। राजस्थान यानी कि रेगिस्तान, और रेगिस्तान में बारिश कम होती है क्योंकि पेड़ होते ही नहीं हैं। तो वहाँ जो भी इंसान रहते हैं वो अपना गुजारा कैसे करते होंगे? खाने के लिए, नहाने के लिए, पीने के लिए पानी कहाँ से लाते होंगे? इसके अनुसंधान में ये पूरा लेसन है जो अनुपम मिश्र ने हमारे सामने रखा है। पसीने में तरबतर चेलवान जी कुएं के भीतर काम कर रहे हैं। अब यहाँ एक शब्द चेलवान जी। चेलवान जी यानी राजस्थान में जो कुएं खोदते हैं उसे चेलवान जी कहा जाता है। और वो पसीने से तरबतर है क्योंकि कुआं खोदने के लिए नीचे जाना पड़ता है और नीचे तो हवा आती नहीं है। कोई 30-35 हाथ गहरी खुदाई हो चुकी है। अब भीतर गर्मी बढ़ती ही जाएगी। कुएं का व्यास घेरा बहुत ही संकरा है। उखरू बैठे चेलवान जी की पीठ और छाती से एक एक हाथ की दूरी पर मिट्टी है। इतनी संकरी जगह में खोदने का काम कुल्हाड़ी या फिर फावड़े से तो होगा ही नहीं। खुदाई यहाँ बसोली से की जा रही है। और बसोली उसे कहते जो छोटी डंडी का छोटे फावड़े जैसे औजारों का होता है। नुकीला फल लोहे का और हत्था लकड़ी का होता है। कुएं की गहराई में चल रहे मेहनती काम पर वहाँ की गर्मी का असर पड़ेगा। गर्मी कम करने के लिए ऊपर जमीन पर जो लोग खड़े हैं वो बीच बीच में मुट्ठी भर रेत बहुत जोर से नीचे फेंकते हैं। इससे ऊपर की जो ताज़ी हवा होती है वो नीचे फेंकाती है और गहराई में जमा दम घोटू गर्म हवा ऊपर लौटती है। इतने ऊपर से फेंकी जा रही रेत के कण नीचे काम कर रहे चेलवान जी के सिर पर लग सकते हैं। इसलिए वे अपने सिर पर कांसे या फिर पीतल या अन्य किसी धातु का एक बर्तन टोपी की तरह पहने हुए। नीचे थोड़ी खुदाई हो जाने के बाद चेलवान जी के पंजों के आसपास मलबा जमा हो जाता है। मलबा यानी रेती, वो सभी। ऊपर रस्सी से एक छोटा सा डोल या फिर बाल्टी उतारी जाती है और फिर वही डोल में या बाल्टी में मिट्टी भर के ऊपर खींची जाती है। पूरी सावधानी के साथ ऊपर खींचते समय भी बाल्टी में से कुछ रेत या फिर कंकड़ पत्थर नीचे गिर सकते हैं। टोप इससे भी चेलवान जी का सिर बचाएगा। टोप यानी मैंने पहले भी कहा, या फिर वो कांसे या पीतल या अन्य धातु से बना हुआ टोप होता है वो। अब चेलवान जी किसे कहते हैं वो देखते हैं। चेलवान जी यानी चेजारो, दूसरा नाम। कुएं की खुदाई और एक विशेष तरह की चिनाई करने वाले दक्षतम लोग, यह काम चेजा कहलाता है। चेजारो जिस कुएं को बना रहे हैं वह भी कोई साधारण ढांचा नहीं है। कुएं यानी बहुत ही छोटा सा कुआं। कुआं पुल्लिंग होता है और कुएं स्त्रीलिंग। यह छोटी भी केवल व्यास में ही है। गहराई में इस कुएं की कहीं से कम नहीं है, यानी गहराई वो कुएं जितना ही है लेकिन व्यास में वो कम है। राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर एक विशेष कारण से कुइयों की गहराई कम ज़्यादा होती है। कुएं एक और अर्थ में कुएं से बिल्कुल अलग है। कुआं भूजल को पानी के लिए बनता है, पर कुएं भूजल से ठीक वैसे नहीं जुड़ती जैसे कुआं जुड़ता है। कुएं वर्षा के जल को बड़े विचित्र ढंग से समेटती है, तब भी जब वर्षा नहीं होती। यानी कुएं में न तो सतह पर बहने वाला पानी है और न भूजल। यह तो नेति नेति जैसा कुछ पेचीदा मामला है। यहाँ पर हम कुएं देख रहे हैं। यहाँ देखो, ऊपर मैंने मार्क किया है वो है व्यास, और वहाँ आप देख सकते हो वो उतना ही है, एक आदमी वहाँ पर घुस सके उतना ही व्यास होता है उसका। अब आप देख सकते हो ये है हुई उसकी गहराई। गहराई कुएं जितनी ही होती है।
जो आदमी ने पहन रखा है सिर पर वो है टोप। ऊपर से मिट्टी गिरे तो बचने के लिए उन्हें लगे नहीं, इसलिए जिस पोजीशन में आदमी बैठा है उसे उकड़ू बैठना कहते हैं। अब कुएं की गहराई तो लंबी है, लेकिन नीचे एक आदमी उकड़ू बैठ सकता है, उतना ही व्यास होता है। मरुभूमि में रेत का विस्तार और गहराई अथाह है। अब मरुभूमि यानी रेगिस्तान, वो है राजस्थान, और उसमें रेत आप नज़र घुमाओ तो रेत ही रेत दिखेगी, और अगर नीचे खोदने लगो तो भी रेत ही निकलेगी। यहाँ वर्षा अधिक मात्रा में भी हो तो उसे भूमि में समा जाने में देर नहीं लगती, पर कहीं कहीं मरुभूमि में रेत की सतह के नीचे प्राय 10-15 हाथ से 50-60 हाथ नीचे खड़िया पत्थर की एक पट्टी चलती है। यह पट्टी जहाँ भी है काफ़ी लंबी चौड़ी है, पर रेत के नीचे दबी रहने के कारण ऊपर से दिखती नहीं है। ऐसे क्षेत्रों में बड़े कुएं खोदते समय मिट्टी में हो रहे परिवर्तन से खड़िया पट्टी का पता चल जाता है। बड़े कुओं में पानी तो 150 या 200 हाथ पर निकल ही आता है, पर वह प्राय खारा होता है, इसलिए पीने के पानी में नहीं आ सकता। बस तब इन क्षेत्रों में कुइयाँ बनाई जाती है। पट्टी खोजने में पीढ़ियों का अनुभव ही काम आता है। बरसात का पानी किसी क्षेत्र में एकदम बैठे नहीं तो पता चल जाता है कि रेत के नीचे ऐसी पट्टी चल रही है। यह पट्टी वर्षा के जल को गहरे खारे भूजल तक जाकर मिलने से रोकती है। ऐसी स्थिति में उस बड़े क्षेत्र में वर्षा पानी भूमि की रेतीली सतह और नीचे चल रही पथरीली पट्टी के बीच अटक कर नमी की तरफ फैल जाता है। तेज पड़ने वाली गर्मी में इस नमी की भाप बनकर उठ जाने की आशंका उठ सकती है, पर ऐसे क्षेत्र में प्रकृति की एक और अनोखी उदारता काम करती है। रेत के कण बहुत ही बारीक होते हैं। वे अन्यत्र मिलने वाली मिट्टी के कणों की तरह एक दूसरे से चिपके नहीं है। जहाँ लगाव है वहाँ अलगाव भी होता है। जिस मिट्टी के कण परस्पर चिपकते हैं वे अपनी जगह भी छोड़ते हैं, और इसलिए वहाँ कुछ स्थान खाली छूट जाते हैं। जैसे दोमट या काली मिट्टी के क्षेत्र में गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार आदि में वर्षा बंद होने के बाद धूप निकलने पर मिट्टी के कण चिपकने लगते हैं और धरती में, खेत और आंगन में दरारें पड़ जाती है। धरती की संचित नमी इन दरारों से गर्मी पड़ते ही वाष्प बनकर वापस वातावरण में लौटने लगती है। पर रेगिस्तान में बिखरे रहने में ही संगठन है। मरुभूमि में रेत के कण समान रूप से बिखरे रहते हैं। यहाँ परस्पर लगाव नहीं, इसलिए अलगाव भी नहीं होता। पानी गिरने पर कण थोड़े भारी हो जाते, पर अपनी जगह नहीं छोड़ते, इसलिए मरुभूमि में धरती पर दरारें नहीं पड़ती। भीतर समाया वर्षा का जल भीतर ही बना रहता है। एक तरफ थोड़ी नीचे चल रही पट्टी इसकी रखवाली करती है, तो दूसरी तरफ ऊपर रेत के असंख्य कणों का कड़ा पहरा बैठा रहता है। इस हिस्से में बरसी बूंद बूंद रेत में समाकर नमी में बदल जाती है। अब यहाँ कुई बन जाए तो उसका पेट, उसकी खाली जगह, चारों तरफ रेत में समाई नमी को फिर से बूंदों में बदलती है। बूंद बूंद रिसती है और कुई में पानी जमा होने लगता है। खारे पानी के सागर में अमृत जैसा मीठा पानी। इस अमृत को पाने के लिए मरुभूमि के समाज ने खूब मंथन किया यानी विचार विमर्श किया। अपने अनुभव और व्यवहार में उतारने का पूरा एक शास्त्र विकसित किया, और इस शास्त्र ने समाज के लिए उपलब्ध पानी को 3 रूप में बांटा है। पहला रूप है पालर पानी, यानी सीधे बरसात से मिलने वाला पानी। बारिश होती है और मिल जाता है डायरेक्ट पानी, उसे पालर पानी कहते हैं। यह धरातल पर बहता है
और इसे नदी, तालाब आदि में रोका जा सकता है। वो तो आपको भी पता होगा और आपने देखा होगा। यहाँ आदि शब्द में भी बहुत कुछ छिपा है, उसका पूरा विवरण आगे कहीं और मिलेगा। पानी का दूसरा रूप है पाताल पानी। यह वही भूजल है जो कुओं में से निकलता है। मैंने बोला कुओं में से निकलता है। पालर पानी और पाताल पानी के बीच पानी का तीसरा रूप है रेझानी पानी। धरातल से नीचे उतर लेकिन पाताल में न मिल पाया पानी, उसे बोलते रेझानी। वर्षा की मात्रा नापने के लिए इंच या फिर सेंटीमीटर नहीं बल्कि रेझा शब्द का उपयोग होता है। और रेझा का माप धरातल पर हुई वर्षा को नहीं, धरातल में समाई वर्षा को नापता है। मरुभूमि में पानी इतना गिरे कि 5 अंगुल भीतर समा जाए, अंगुल यानी उंगली, तो उस दिन की वर्षा को 5 अंगुल रेझो कहेंगे। रेझानी पानी खड़िया पट्टी के कारण पाताली पानी से अलग बना रहता है, यानी ऊपर ही रहता है। ऐसी पट्टी के अभाव में रेझानी पानी धीरे धीरे नीचे जाकर पाताली पानी से मिलना अपना विशिष्ट रूप खो देता है। यदि किसी जगह भूजल पाताली पानी खारा है तो रेझानी पानी भी उसमें मिलकर खारा हो जाता है, यानी कि खड़िया पट्टी का होना आवश्यक है। उसके बिना कुएं में से पानी नहीं निकलेगा। इस विशिष्ट रेझानी पानी को समेट सकने वाली कुएं बनाना सचमुच एक विशिष्ट कला है। 5 या 4 हाथ के व्यास की कुएं को 30 से 60-65 हाथ की गहराई तक उतारने वाले चेजारो कुशलता और सावधानी की पूरी ऊंचाई नापते हैं, यानी जो कुएं खोदते हैं उसे बोलते हैं चेजारो, और वो बहुत ही कुशलता से काम करते हैं। चेजो यानी चिनाई का श्रेष्ठतम काम कुएं का प्राण है। इसमें थोड़ी सी भी चूक चेजारो के प्राण ले सकती है। हर दिन थोड़ी थोड़ी खुदाई होती है, डोल से मलबा निकाला जाता है और फिर आगे की खुदाई रोककर अब तक हो चुके काम की चिनाई की जाती है, ताकि मिट्टी भसके या धसे नहीं। यानी साइड में जो मिट्टी होती है उसमें चिनाई की जाती है ताकि मिट्टी धसे नहीं। 20-25 हाथ की गहराई तक जाते जाते गर्मी बढ़ती जाती है और हवा भी कम होने लगती है। तब ऊपर से मिट्टी भर भर कर रेत नीचे तेजी से फेंकी जाती है। मरुभूमि में जो हवा रेत के विशाल टीलों तक को यहाँ से वहाँ उड़ा देती है, वही हवा यहाँ कुएं की गहराई में एक मुट्ठी रेत से उड़ने लगती है और पसीने में नहा रहे चेलवांजी को राहत दे जाती है। चेलवांजी यानी चेजारोई। कुछ जगहों पर कुएं बनाने का यह कठिन काम और भी कठिन हो जाता है। किसी किसी जगह ईंट की चिनाई से मिट्टी को रोकना संभव नहीं होता, तब कुएं को रस्सी से बांधा जाता है। पहले दिन कुएं खोदने के साथ साथ खीप नाम की घास का ढेर जमा कर लिया जाता है। खीप ये घास का नाम है। चेजारो खुदाई शुरू करते हैं और बाकी लोग खीप की घास से कोई 3 अंगुल मोटा रस्सा बटने लगते हैं। पहले दिन का काम पूरा होते होते कुएं कोई 10 हाथ गहरी हो जाती है। इसके तल पर दीवार के साथ सटाकर रस्सी का पहला गोला बिछाया जाता है और फिर उसके नीचे दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह ऊपर आते जाते हैं। खीप घास से बना खुरदरा मोटा रस्सा हर घेरे पर अपना वजन डालता है और बटी हुई लकड़ियाँ एक दूसरे में फंसकर मजबूती से एक के ऊपर एक बैठती जाती है। रस्से का आखिरी छोर ऊपर रहता है। अगले दिन फिर कुछ हाथ मिट्टी खोदी जाती है और रस्सी के पहले दिन जमाई गई कुंडली दूसरे दिन खोदी गई जगह से सरका दी जाती है। यानी पहले जो रस्सी की थी वो फिर से नीचे से सरकाई जाती है।
ऊपर छुटी दीवार में अब नया रस्सा बांधा जाता है। रस्से की कुंडली को टिकाए रखने के लिए बीच बीच में कहीं कहीं चिनाई भी करते हैं। लगभग 5 हाथ के व्यास की कुई में रस्से की एक ही कुंडली का सिर्फ एक घेरा बनाने के लिए लगभग 15 हाथ लंबा रस्सा चाहिए। 1 हाथ की गहराई में रस्सी के 8-10 लपेटे खप जाते और इतने में ही रस्से की कुल लंबाई 150 हाथ हो सकती है। अब यदि 30 हाथ गहरी कुई की मिट्टी को थापने के लिए रस्सा बांधना पड़े तो रस्से की लंबाई 4000 हाथ के आसपास बैठती है। नए लोगों को तो समझ में नहीं आएगा कि यहाँ कुई खोद रहे हैं कि रस्सा बन रहा है। कहीं कहीं न तो ज़्यादा पत्थर मिलता है और न खीप है, लेकिन रेझाड़ी पानी है तो वहाँ भी कुइयाँ जरूर बनती है। ऐसी जगहों पर भीतर की चिनाई लकड़ी के लंबे लट्ठों से भी की जाती है। लट्ठे अरणी या फिर बण, केर, बावल या कुंबट के पेड़ों की डगालो यानी तना या फिर उसकी मोटी टहनियाँ होती है वो, उससे बनाए जाते हैं। इस काम के लिए सबसे उम्दा लकड़ी अरणी की है और उम्दा या मध्यम दर्जे की लकड़ी न मिल पाए तो आक तक से भी काम चलाया जाता है। लट्टे नीचे से ऊपर की ओर एक दूसरे में फंसाकर सीधे खड़े किए जाते हैं और फिर इन्हें खीप की रस्सी से बांधा जाता है। कहीं कहीं चग की रस्सी भी काम में लाते हैं और यह बंधाई भी कुंडली का आकार लेती है, इसलिए इसे सापड़ी भी कहते हैं। कुंडली का आकार यानी जैसे सांप बैठा हो ना, वैसे। नीचे खुदाई और चिनाई का काम कर रहे चेलवान जी को मिट्टी की खूब परख रहती है। खड़िया पत्थर की पट्टी आते ही सारा काम रुक जाता है और इस क्षण नीचे धार लग जाती है। जेजारो ऊपर आ जाते हैं। कुई की सफलता यानी कि सजलता उत्सव का अवसर बन जाता है। यूँ तो पहले दिन से काम करने वाले का विशिष्ट ध्यान रखना यहाँ की परंपरा है, पर काम पूरा होने पर तो विशेष भोज का आयोजन होता है, यानी कुई बन जाए तो पार्टी हो जाती है। चेलवान जी को विदाई के समय तरह तरह की भेंट दी जाती है। चेजारों के साथ गांव का यह संबंध उसी दिन नहीं टूट जाता, यानी कि कुई बन जाए तो जो बनाने वाला चेजारो है चेलवान जी, उससे नाता नहीं टूट जाता। आँच प्रथा यानी कि जो इस प्रथा के अंतर्गत कुई खोदने वाले को 1 वर्ष तक सम्मानित किया जाता है, उसे बोलते हैं आँच प्रथा। उसमें वर्ष भर के तीज त्योहार हो या फिर विवाह जैसे मंगल अवसर हो, उसमें नेग देते, नेग यानी उपहार, भेंट दी जाती है। और फसल आने पर खलियान में उनके नाम से अनाज का एक अलग ढेर भी लगता है। अब सिर्फ मजदूरी देकर भी काम करवाने का रिवाज आ गया है, यानी पहले ऐसा होता था, अब काम करे तो मजदूरी देकर उसे रवाना किया जाता है। साल भर के लिए उसे कुछ नहीं दिया जाता। कई जगहों पर चेजारों के बदले सामान्य गृह भी इस विशिष्ट कला में कुशल बन जाते हैं। जैसलमेर के अनेक गांवों में पालीवाड़ ब्राह्मणों और मेघवालों यानी अब अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते के हाथों से 100-200 वर्ष पहले बनी पार या फिर कुइया आज भी बिना थके पानी जुटा रही है। कुई का मुंह छोटा रखने के 3 बड़े कारण हैं। रेत में जमा नमी से पानी की बूंद बहुत धीरे धीरे रिसती है। दिन भर में एक कुई मुश्किल से इतना ही पानी जमा कर पाती है कि उससे 2-3 घड़े भर सके। कुई के तल पर पानी की मात्रा इतनी कम होती है कि यदि कुई का व्यास बड़ा हो ना तो कम मात्रा का पानी ज़्यादा फैल जाए और तब उसे ऊपर निकालना संभव नहीं होता। छोटे व्यास की कुई में धीरे धीरे रिस कर आ रहा पानी 2-4 हाथ की ऊंचाई ले लेता है। कई जगहों पर कुई से पानी निकालते समय छोटी बाल्टी के बदले छोटी
चड़स, चड़स यानी चमड़े या फिर रबड़ से बना हुआ थैला उसे बोलते हैं, उसका भी उपयोग करते हैं। धातु की बाल्टी पानी में आसानी से डूबती नहीं, पर मोटे कपड़े या फिर चमड़ी की चड़स के मुंह पर लोहे का वजनी कड़ा बंधा होता है। चड़स पानी से टकराता है और ऊपर का वजनी भाग नीचे के भाग पर गिरता है और इस तरह से कम मात्रा के पानी में भी ठीक से डूब जाता है। भर जाने के बाद ऊपर उठते ही चड़स अपना पूरा आकार ले लेता है। पिछले दौर में ऐसे कुछ गांवों के आसपास से सड़कें निकली है। ट्रक दौड़ते हैं, ट्रकों की फटी ट्यूब से भी छोटी चरसी बनाने लगती है। कुएं के व्यास का संबंध इन क्षेत्रों में पड़ने वाली तेज गर्मी से भी है। व्यास बड़ा हो तो कुएं के भीतर पानी ज़्यादा फैल जाता है और बड़ा व्यास पानी को भाप बनकर उड़ने से रोक नहीं सकता। कुएं को उसके पानी को साफ रखने के लिए उसे ढककर रखना जरूरी है। छोटे मुंह को ढकना सरल होता है। हर एक कुएं पर लकड़ी के बने ढक्कन ढके मिलते। कहीं कहीं खस की टट्टी की तरह घास फूस या फिर छोटी छोटी टहनियों से बने ढक्कनों का भी उपयोग किया जाता है। जहाँ नई सड़कें निकली है और इस तरह नए और अपरिचित लोगों की आवक जावक भी बढ़ गई है, वहाँ अमृत जैसे इस मीठे पानी की सुरक्षा भी करनी पड़ती है। इस इलाकों में कई कुएं के ढक्कनों पर छोटे छोटे ताले भी लगने लगे। ताले कुएं के ऊपर पानी खींचने के लिए लंबी घिरनी चक्री पर भी लगाए जाते हैं। यानी कि पहले भी मैंने कहा कुएं का व्यास कम होने के 3 कारण हैं। पहला, पानी ठीक से नीचे जमा हो पाए ताकि बाल्टी और चड़स में आसानी से भर लिया जाए। दूसरा कारण है कि अगर व्यास कम होगा तो वो भाप बन के उड़ नहीं सकता। और तीसरा कारण है उसके ढक्कन बन सकते हैं और उसमें ताले भी लग सकते हैं ताकि कोई पानी चुरा ना ले। कुएं गहरी बने तो पानी खींचने की सुविधा के लिए उसके ऊपर घिरनी या फिर चक्री भी लगाई जाती है। कुएं के ऊपर आपने देखा होगा। यह गरेड़ी, चरखी या फरेड़ी भी कहलाती है। फरेड़ी लोहे की 2 भुजाओं पर भी लगती है, लेकिन प्रायः यह गुलेल के आकार के एक मजबूत तने को काटकर उसमें आर पार छेद बनाकर लगाई जाती है। इसे ओडाक कहते हैं। ओडाक यानी आड़ करने वाला। ओडाक और चरखी के बिना इतनी गहरी और संकरी कुएं से पानी निकालना बहुत कठिन काम बन सकता है। ओडाक और चरखी चरसी को यहाँ वहाँ बिना टकराए सीधे ऊपर तक जाती है। पानी बीच में छलक कर गिरता नहीं है। वजन खींचने में तो इससे सुविधा ही रहती है। खड़िया पत्थर की पट्टी एक बड़े भाग से गुजरती है, इसलिए उस पूरे हिस्से में एक के बाद एक कुएं बनती रहती है। ऐसे क्षेत्र में एक बड़े साफ सुथरे मैदान में 30-40 कुएं भी मिल सकती है। हर घर की एक कुएं होती है। परिवार बड़ा हो तो एक से अधिक भी हो सकती है। निजी और सार्वजनिक संपत्ति का विभाजन करने वाली मोटी रेखा कुएं के मामले में बड़े विचित्र ढंग से मिट जाती है। हर एक की अपनी अपनी कुएं है। उसे बनाने और उससे पानी लेने का हक उसका अपना हक है। लेकिन कुएं जिस क्षेत्र में बनती है वह गांव समाज की सार्वजनिक जमीन है और उस जगह बरसने वाला पानी भी बाद में वर्ष भर नमी की तरह सुरक्षित रहेगा और इसी नमी से साल भर कुएं में पानी भरेगा। नमी की मात्रा तो वहाँ हो चुकी वर्षा से तय हो गई है। अब उस क्षेत्र में बनने वाली हर नई कुएं का अर्थ है कि पहले से तय नमी का बंटवारा। अगर 2-3 कुएं होंगी और वर्षा अच्छी हुई होगी तो उसे पानी अच्छा सा मिलेगा कुएं में, क्योंकि नमी ज़्यादा होगी। अगर 2-3 कुएं से और 3-4 बढ़ाकर नई कुएं बनाई जाए तो वो रिझने वाले पानी में बंटवारा होगा।
इसलिए क्या होता है, सार्वजनिक क्षेत्र में बनी कुइयों पर ग्राम समाज का अंकुश लग जाता है और बहुत जरूरत पड़ने पर ही समाज नई कुई के लिए अपनी स्वीकृति देता है। यानी अगर नई कुई बनानी हो तो ग्राम पंचायत से परमिशन लेनी पड़ती है। हर दिन सोने का एक अंडा देने वाली मुर्गी की चिर परिचित कहानी को जमीन पर उतारती है ये कुई। यानी कि आपने मुर्गी वाली कहानी सुनी होगी, रोज सोने का अंडा देती है। यहाँ राजस्थान में भी कुई को मुर्गी कहा गया है क्योंकि वो रोज नया नया पानी देगी। इससे दिन भर में बस 2-3 घड़ा मीठा पानी निकाला जा सकता है। इसलिए प्राय पूरा गांव गोधूली बेला में कुइयों पर आता है, तब मेला सा लग जाता है। गांव से सटे मैदान में 30-40 कुइयों पर एक साथ घूमती घिरनियों का स्वर गोचर से लौटे रहे पशुओं की घंटियों और रंभाने की आवाज़ में समा जाता है। यानी सुबह सुबह गाय चारा चरने जाते हैं और आपने देखा होगा सांझ के समय सभी वापस आती है। गोधूली बेला उसे बोलते हैं, गाय के चलने से उड़ने वाली धूल, यानी सांझ का समय। तब सभी घर की औरतें रस्सियाँ डोल सब लेकर कुई तक जाती है और पानी खींचती है। और पानी खींचते समय जो आवाज़ गिरने की आती है वो स्वर और पशुओं की घंटियों और रंभाने का स्वर दोनों एक दूसरे में समा जाते हैं। 2-3 घड़े भर जाने पर डोल और रस्सियाँ समेट ली जाती है। कुइयों के ढक्कन वापस बंद हो जाते हैं। रात भर और अगले दिन भर कुइयाँ आराम करेगी। अब रेत के नीचे सब जगह खड़िया की पट्टी नहीं है, इसलिए कुई भी पूरे राजस्थान में नहीं मिलेगी। चूरू, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर के कई क्षेत्रों में यह पट्टी चलती है और इसी कारण वहाँ गांव-गांव में कुइयाँ ही कुइयाँ हैं। जैसलमेर जिले के एक गांव खडेरों की ढाड़ी में तो 120 कुइयाँ थी। लोग इस क्षेत्र को 6-20 यानी 6 गुना 20 के नाम से जानते थे। कहीं कहीं इन्हें पार भी करते हैं, यानी ज़्यादा भी कुइयाँ बनाते हैं। जैसलमेर तथा बाड़मेर में कई गांव पार के कारण ही आबाद है और इसलिए उन गांवों के नाम भी पार पर पड़े हैं, जैसे झानरे आलोपार और सिरगू आलोपार। अलग अलग जगहों पर खड़िया पट्टी के भी अलग अलग नाम हैं। कहीं यह चारोली है तो कहीं धाधोड़ो, धड़धड़ो, कहीं पर बिट्टू रोबलियों के नाम से भी जानी जाती है और कहीं इस पट्टी का नाम केवल खड़ी भी है। और इसी खड़ी के बल पर खारे पानी के बीच मीठा पानी देती खड़ी रही कुई। यहाँ पर हमारा वितान भाग 1 पाठ्य पुस्तक का दूसरा गद्य पूरा होता है, राजस्थान की रजत बूंदें। धन्यवाद।